जय बाबा की। मैं पवन निशांत और आप देख रहे हैं एटम एस्ट्रोलॉजी। आपको मालूम ही है आजकल हम एक सीरीज़ पर काम कर रहे हैं और इस सीरीज़ के मैं 3 वीडियो आपके सामने ला चुका हूं। और तीनों वीडियो में मैंने जो तीन टेक्निक बताई हैं, आपने देखा होगा कि हर टेक्निक में जो घटना है वो किस तरह से सेम घटना निकल के आ रही है। एक्चुअली हमारे सामने 2 तरह के जातक आते हैं। एक जातक इस तरह के होते हैं जिनकी कैटेगरी है वो ये जानना चाहते हैं कि उनके ये जो वो करने जा रहे हैं या वो घटना वो चाह रहे हैं वो कब होगी, है ना। तो एक हमें इस तरह का निकालना होता है। और दूसरे जातक वे होते हैं जो सिर्फ अपना वर्तमान समय जानने के लिए हमारे पास आते हैं। दोनों ही मामलों में हम बड़ी आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उनके साथ वो घटना कब होगी और किस तरह से होगी। दोनों चीज़ें बताई जा सकती हैं। तो मैंने पहले वीडियो में आपको उन दशाओं के बारे में बताया था जो दशाएं अदृश्य हैं, जो हमारी कुंडली में कहीं लिखी नहीं होती हैं, वो हमारे दशांतर प्रत्यंतर में कहीं नहीं होती हैं, लेकिन वो दशाएं चलती हैं। और वो दशाएं किस तरह से काम करती हैं वो आपने पहले वीडियो में देखा होगा। दूसरे वीडियो में मैंने आपको वो ग्रहों के बारे में बताया था, ग्रहों के हिसाब से उनकी दशाएं। दूसरे वीडियो में मैंने आपको नक्षत्र दशाओं के बारे में बताया। और तीसरे वीडियो में मैंने आपको हाउस दशाओं के बारे में बताया कि कोई जो भाव है, जो हाउस है, वो किस तरह से एक्टिवेट होता है, कब एक्टिवेट होता है, कब कब एक्टिवेट होता है। तो ये तीन चीज़ें हो गई। और चौथा वीडियो जो आज मैं लेके आया हूँ, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, वो साइन के बारे में हम बात करेंगे कि जो राशियाँ हैं हमारी, वो राशियाँ किस तरह से मतलब एक्टिवेट होती हैं। एक्चुअली ये जो टेक्निक है जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ, ये भी उसी तरह की टेक्निक है। अब आप कहेंगे जो नई ये जो सब चीज़ें हैं, अलग अलग टेक्निक जो हम बता रहे हैं, जब प्रोडिक्शन एक ही तरह का आ रहा है तो इनका इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्या है। इनका इस्तेमाल करने की दरअसल इसलिए ज़रूरत है कि कई बार किसी एक टेक्निक में कोई घटना प्रतीत ही नहीं होती है, या वो प्रूव नहीं हो पाती है। वो संभावना तो दिखाती है लेकिन प्रूव नहीं हो पाती कि ये घटना होगी या नहीं होगी। लेकिन जब हम 2 टेक्निक 3 टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो हम पारंगत भी हो जाते हैं और हम अच्छी तरह से कह भी सकते हैं। और फिर उस हमारा जो कहने का तरीका है ना, उसमें एक अथॉरिटी आ जाती है। हम पूरी अथॉरिटी के साथ कह सकते हैं कि हाँ, ये आपके साथ होने वाला है। तो आज जो मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूँ, ये इस टेक्निक पे हमारे जो ज्योतिष के स्टालवार्ट हैं, जैसे श्री के.एन. राव सर हैं या और लोग हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ मतलब कहा है। इस टेक्निक में भी अलग अलग चीज़ों से अलग अलग तरीके से बताया गया है कि ये राशि की जो दशाएं हैं किस तरह देखनी चाहिए। और जेमिनी में भी इसका उल्लेख किया गया है और इस टेक्निक को चर दशा कहते हैं। अब चर दशा किस तरह काम करती है, जेमिनी में कहा गया है कि जिस राशि की दशा चल रही हो, आप उसकी लगन बना लीजिए, है ना। तो इसे दशा टेक्निक भी कहते हैं। अब बहुत से लोग इसका जो है दशा अंतर प्रत्यंतर में भी इस्तेमाल करने लगे हैं, काफ़ी जोशी कर रहे हैं और वो बढ़िया प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें भी ऐसा किया जा सके, इसमें भी ऐसा करना चाहिए, कहा गया है। इसमें सिंपल सी बात यह है कि जिस राशि की दशा चल रही होती है, हम उसको एसेंडेंट में उस नंबर को रख देते हैं। और उसके बाद आपकी जो एक ओरिजिनल कुंडली होती है, जिसमें आपकी जो लग्न होती है, उसमें जो ग्रह हैं उन ग्रहों के भी रख देते हैं। लेकिन उनको हम हाउस वाइज नहीं रखते, उनको हम साइन वाइज रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए किसी का कैंसर लगन है, तो कैंसर लगन है और जुपिटर उसके दूसरे भाव में बैठा हुआ है, लियो में, है ना। और उसका इस समय एक्वेरियस का जो राशि दशा चल रही है, तो हम क्या करेंगे कि वो 11 नंबर हम उसके असेंडेंट में रख देंगे। लेकिन जब 11 नंबर असेंडेंट में रखेंगे तो उसकी जो ओरिजिनल कुंडली थी, उसमें जुपिटर जो दूसरे भाव में था, हम जुपिटर को दूसरे हाउस में नहीं रखेंगे, क्योंकि हम उसके जुपिटर को साइन वाइज रखेंगे। साइन वाइज वो कहाँ था, लियो में। तो जब हम ये एक्वेरियस की इसकी असेंडेंट बनेगी, लगन बनेगी, तो लियो कहाँ आएगा, उसके 7th हाउस में आएगा। तो हम उस जुपिटर को 7th हाउस में रखेंगे। तो एक इसी तरीके से, इसी प्रोसेस से पूरी कुंडली में जो ग्रह जहाँ जहाँ बैठा है, उसकी राशि के अनुसार हम उन ग्रहों को उस जगह प्लेस्ड करेंगे, वहाँ उन्हें डिपॉजिटेड कर देंगे और फिर उसके हिसाब से हम प्रोडिक्शन करेंगे। ये एक तरीका तो ये हो गया। लेकिन मैंने अपना जो जितना काम किया है इस टेक्निक पर, मैं इस तरह से नहीं करता हूँ कि उस राशि की लगन बनाऊँ। वो जो राशि जहाँ हमारी ओरिजिनल कुंडली में, जातक की कुंडली में जहाँ ओरिजिनली होती है, मैं उसी के हिसाब से उसका प्रोटेक्शन कर देता हूँ। देखिए है क्या, मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कुंडली देखने की, जिसमें कोई भ्रम नहीं है, कोई असमंजस नहीं है। आपको हर भाव में नहीं घूमना है, आपको हर लॉर्ड नहीं देखना है, कोई आस्पेक्ट नहीं देखना है, और आस्पेक्ट के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं है। अब क्यों नहीं पढ़ना है, मैं आपको उसके बारे में भी अभी बाद में बताऊंगा।
तो आपको सिंपली क्या करना है, चाहे आप उस दशा लगन में जो आप लेंगे, जिसकी दशा चल रही है उसको लगन में लेंगे। अब मान लीजिए उसमें 8 नंबर आया, लगन में स्कॉर्पियो आ गया, तो आप क्या करेंगे फिर? वो जो नेचुरल कुंडली है, जो काल पुरुष की कुंडली है, उसमें 8 नंबर राशि तो 8वें भाव में आ रही है ना। तो आप 8 नंबर के, जहाँ 8 नंबर को जो लग्न में ले रहे हैं, तो वो 8 नंबर के आप कारक लेंगे ही लेंगे, लग्न के कारक लेंगे ही लेंगे। उस लग्न में कोई प्लेनेट यदि आसीन है तो आप उसके भी कारक लेंगे, और वो जो 8 नंबर नेचुरल कुंडली का 8th हाउस है, आपको उसके भी कारक लेंगे ना। तो आप दशा लग्न बनाएं या ना बनाएं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो आपको वैसे भी लेना है। सिर्फ इससे ये होता है कि वो जिस भाव में आ जाता है हम उस भाव के कारक और ले लेते हैं, इतना होता है। लेकिन यहाँ मैं आपको ओरिजिनल कुंडली में जो हमारी दशा लग्न है और जिस तरह की हमारी लग्न कुंडली है, हम इसको उसी तरह से प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, और ये देखेंगे कि वो जो सवाल किया जा रहा है वो कितना उसमें वेरीफाई होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो ये, और इस टेक्निक में जो मैंने पहले 3 वीडियो में भी आपको बताया, इसमें भी आपको बता रहा हूँ, क्या बिल्कुल घूमने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ बेसिक्स देखने हैं। और बेसिक्स का एक फंडा तो मैंने आपको वही बताया कि आप जो है जो राशि है उसका कारक लीजिए, आप ग्रह के कारक लीजिए, हाउस के कारक लीजिए। इसके अलावा जिस हाउस के बारे में आपको जो है कंसीडर करना है, जिस हाउस को, जिस ग्रह को कंसीडर करना है, उसके आगे पीछे के भाव में ग्रह देख लीजिए, और डायरेक्शन वाइज उसके और ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं वो भी आप देख लीजिए। मतलब जैसे ट्राइन बोलते हैं, ट्राइन में आप देख लीजिए, ट्राइन में यदि कोई ग्रह है और यदि वो हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो ट्राइन में यदि कोई प्लेनेट आ रहा है तो वो प्लेनेट भी एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो ये बड़ा एक आसान तरीका है, एक और नया तरीका ये आपके सामने है, और मैं अब आपके सामने फिर वही एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ। एग्जाम्पल बतौर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये टेक्निक इस पर भी किस तरह काम कर रही है। और इस एग्जाम्पल में भी मैं फिर से एक बार वही कुंडली ले रहा हूँ जो मैंने पहले वीडियो में ली थी, सेकंड में और थर्ड में भी ली थी। और जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि कोई ये ना कहे कि मैं अपनी सुविधा अनुसार अपने प्रेडिक्शन को सही करने के लिए कुंडलियाँ चेंज कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रहा। आप देखिए, ये अलग अलग टेक्निक है लेकिन रिजल्ट वही आ रहा है। जो सवाल है वो सवाल हर जगह वेरीफाई हो रहा है, और इसमें भी देखते हैं वेरीफाई होता है या नहीं होता है। तो आप देखिए, ये एक चार्ट है, ये एक बच्ची का चार्ट है जिसका जन्म 10 जनवरी 1999 का है। समय सुबह 9:30 के आसपास का है, और रेणुकूट का बर्थ प्लेस है उसका। आप देखिए, ये एक एक्वेरियस एसेंडेंट है इसका, और लग्न में जुपिटर है, 3rd हाउस में एरीज में सैटर्न है, 6th हाउस में कैंसर का राहु है, 8th हाउस में मार्स है, 9th हाउस में मून है, 11th हाउस में सन एंड मरकरी है, और 12th हाउस में वीनस एंड केतु है। ठीक है, अब आप देखिए, ये दूसरी स्लाइड देखिए। इस स्लाइड में आप देखिए कि इसकी जेमिनी की दशा चल रही है, जो 10 जनवरी 2019 से शुरू हुई है और 10 जनवरी 2025 तक चलेगी। ये 6 साल की इसकी दशा है। अब आप देखिए कि इस बच्ची का, इसकी कुंडली में 3 नंबर कहाँ बैठा है, तो जो 3 नंबर साइन है वो उसके 5th हाउस में आ रहा है। अब हम 5th हाउस को डायग्नोस करें, 5th हाउस किन किन चीज़ों का कारक है, तो ये बहुत सारी चीज़ों का कारक है, जैसा मैं आपको पहले भी हर हाउस के बारे में बता चुका हूँ। ये हैप्पीनेस का कारक है, ये हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का कारक है, ये एजुकेशन का है, बच्चों का है, संतान का है, लव मैरिज का है, अफेयर्स का है, हॉबीज़ का है, खेलकूद का है, हमारे पद प्रतिष्ठा का है, हमारी कुर्सी का है, पद का है, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। R&D का है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसका भी है, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मतलब एक एक साइन के, एक एक हाउस के, एक एक प्लेनेट के सैकड़ों कारक होते हैं। आप जितना काम करना चाहें, आप समझिए कि जितनी चीज़ें सृष्टि में हैं, जितनी चीज़ें दुनिया में हैं, और जितनी चीज़ें आपके आसपास हैं, आप अपने घर से शुरू करें तो हर चीज़ जो रखी हुई है आप उसका प्रतिनिधि ग्रह आराम से निकाल सकते हैं। बस आपको उसमें मंथन करने की ज़रूरत है। तो हम ज़्यादा इसको लेंदी नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि इस बच्ची का एक सवाल ये था जो इसने हमसे किया हुआ है कि ये हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो इसने सवाल काफ़ी पहले किया था, उसके मैं 3 वीडियो आपको पहले बता चुका हूँ, आपके सामने है, आपने देखे भी हैं, अनुभव भी किए हैं।
इसमें देखिए, इसमें 3 नंबर इसका कहाँ रहा है, 5th हाउस में। और 5th हाउस जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एजुकेशन के लिए लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए, और वहाँ जो है एजुकेशन आ गई। 3rd नंबर जो है, जो नेचुरल कुंडली का 3rd हाउस है, वो 3rd हाउस हमारा 3rd नंबर लर्निंग का है, तो लर्निंग आ गई। 3rd नंबर शॉर्ट जर्नी का भी है। 3rd नंबर जो है डिस्टेंस लर्निंग का भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें अप्रूव हो रही है। उसका सवाल, उसकी जो डिज़ायर है वो बड़ी मजबूत डिज़ायर है, ये उसका दशा बता रही है, ठीक है। अब आप देखिए कि इसका जो मिथुन है, जो जेमिनी जो राशि है, इस राशि का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, मरकरी। तो मरकरी आप देखिए वो 11th हाउस में 9 नंबर साइन में है, जो सजिटेरियस है। तो एक तो 11th हाउस फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का हो गया, यानी जो इसकी इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए। दूसरा 9 नंबर किसका है, वो नेचुरल कुंडली में 9वें भाव में आता है। तो 9वां भाव फिर 2 चीज़ों का हो गया, 9वां भाव और 9वीं राशि, एक हायर एजुकेशन और दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, हवाई यात्रा। तो ये भी दिखा रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ ये चीज़ें पूरी हो गई। अब मैं आपको तीसरी स्लाइड दिखाता हूँ। ये स्लाइड है इसकी अंतर्दशा की। आप देखिए, इसमें जेमिनी में इसका लिब्रा की जो अंतर्दशा है वो 10 जुलाई 2022 से शुरू हुई है और 10 जनवरी 2023 तक रहने वाली है। अब लिब्रा साइन देख लीजिए कहाँ पड़ा हुआ है इसके, 9th हाउस में। और 9th हाउस जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, फिर वही उच्च शिक्षा का है और हवाई यात्रा का है। तो फिर से वही बात ताकीद हो गई कि जो ये सवाल कर रही है, जो इसकी इच्छा है, ये पूरी होनी चाहिए। तो ये 2 स्टेप जो आपने पूरे किए, आप 3rd स्टेप जब देखेंगे तो 3rd स्टेप क्या है कि जो यहाँ जो मून बैठा हुआ है 9th हाउस में, लिब्रा में मून बैठा हुआ है। और मून भी तो यात्राओं का है, मून भी यात्राओं का है। तो वो बता रहा है कि ऐसे यात्रा करनी ही चाहिए। अब इसका जो डिपॉजिटर है यानी वीनस है, आप वीनस को देखिए कहाँ है, वो 12th हाउस में है केतु के साथ। तो 12th हाउस फिर एब्रॉड का हो गया। तो आप देखिए यहाँ साइन के हिसाब से, हाउस के हिसाब से फिर 3 9 12 आ रहा है, फिर लर्निंग आ रही है, फिर से एजुकेशन आ रही है, फिर से बाहर जाना आ रहा है, फिर से हवाई यात्रा आ रही है। तो आप कितनी आसानी से, आपको पूरी कुंडली नहीं देखनी है, आप सिर्फ इस पैरामीटर पर, इन 3 बेसिक स्टेप्स पर जब आप काम करेंगे, आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि जो जातक का सवाल है वो होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा। तो देखिए, ये बात तो यहाँ पूरी हो गई। अब मैं आपको इसके अलावा एक और आपको टेक्निक बताता हूँ। आप देखिए, इस बच्ची का जन्म 10 जनवरी का है 99 का। साल को छोड़ देते हैं, महीना देखते हैं। तो किसी भी जातक का जो जन्म होता है तो लगन में ही तो होता है, लगन में ही होता है ना। तो इन द सेंस जो उसका, अब हम महीने वाइज देखेंगे, मंथ वाइज देखेंगे। ये तो पता चल गया है इसमें कि ये बच्ची 10 जुलाई 2022 से 10 जनवरी 2023 के बीच विदेश जाने वाली है पढ़ाई के लिए, ठीक है। अब ये किस महीने में जाएगी, तो हमें क्या करना है कि हमें जो सवाल किया गया है ना, वो सवाल किस हाउस में आ रहा है, कौन सा हाउस ऐसा है जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो वो 9th हाउस है यात्रा का। जब 9th हाउस से यात्रा करेगी तभी तो एब्रॉड 12th हाउस में पहुंचेगी, सीधी सी बात है। तो हम ये देखेंगे कि वो 9th हाउस कब एक्टिवेट होगा। अब हम उसमें मंथ वाइज देखते हैं। तो आप देखिए, ये इसका 10 जनवरी का जन्म है, तो इसका जो 1st हाउस जब एक्टिवेट हुआ होगा, जब भी होता है साल में, तो जब वो 10 जनवरी से 10 फरवरी के बीच 1st हाउस इसका एक्टिवेट होता है। और 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच 2nd हाउस एक्टिवेट होता है। और 10 मार्च से 10 अप्रैल के बीच 3rd हाउस। और फिर 10 मई तक इसका 4th हाउस, 10 जून तक 5th हाउस, 10 जुलाई तक 6th हाउस और 10 अगस्त तक 7th हाउस और 10 सितंबर तक 8th हाउस। अब 10 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में इसका 9th हाउस एक्टिवेट रहेगा। और आपको जानकारी दे दूं कि जिस दिन इसकी दशा लगी है, अंतर्दशा लगी है 10 जुलाई 2022 को, उसके अगले दिन इस बच्ची का इसके कॉलेज से इसका कैश लेटर आ गया था। और इसने जो अपना एब्रॉड जाने के लिए अपनी जो हवाई यात्रा की जो बुकिंग कराई है, वो डेट है 11 सितंबर 2022। आप देखिए कि ये जो 9th हाउस है ना, ये 9th हाउस 10 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में रहेगा और 10 सितंबर से एक्टिवेट हो रहा है। और इसके अगले दिन ही जो इसकी ऑटोमेटिकली जो इसे टिकट मिली है
जो इसने टिकट बुकिंग कराई है वो 11 तारीख की कराई है, 11 सितंबर की कराई है। आप देखिए, अच्छा अब आप इसमें ट्रांजिट भी लगाएंगे ना, आप इसको और अपनी प्रैक्टिस के लिए कि आपको और प्रैक्टिस करनी है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा कुंडलियों पर करेंगे, आप उतने ज़्यादा पारंगत होंगे। आप प्रैक्टिस के लिए इसमें ट्रांजिट भी लगा सकते हैं और फिर आप देखेंगे फिर भी कितने खूबसूरत रिजल्ट आते हैं। तो आज मैंने आपको ये राशियों के हिसाब से आपको कुंडली देखना बताया कि राशि की जो दशाएं उनसे किस तरह से हम उनके कारक ले सकते हैं और बड़ी आसानी से, बड़े सरल तरीके से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ये आपको एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में आप बताइए, और अगला जो इस सीरीज़ के जो 3 वीडियो और बचे हैं वो मैं आपको जल्दी से लाने की कोशिश करूँगा। हालांकि व्यस्तता बहुत होने की वजह से हर बार जो गैप है ना वो बढ़ता जाता है, ज़्यादा गैप हो जाता है। और अगले जो 3 वीडियो उसमें मैं फिर से आपसे मतलब नई टेक्निक आपको बताऊंगा, और उसमें एक जो टेक्निक होगी वो केपी के हिसाब से होगी कि हम केपी कुंडली से किस तरह से हम जो हमारा समय चल रहा है हमको किस तरह से हम बड़े आसानी से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और आपको इस लेयर के बारे में, इस टेक्निक के भी बारे में, जो इसकी आगे की लेयर है, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें बतानी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था कि हमें जो आस्पेक्ट हैं वो आपको नहीं देखने हैं, अब मैं ये कहूँ कि आस्पेक्ट नहीं देखने हैं तो बहुत सारी जो हमारी बिरादरी है ना, हमारी बिरादरी के जो बहुत सारे लोग हैं वो पीछे पड़ जाएंगे, ये क्या बात कर रहा है। लेकिन मैं आपको दूसरी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ टेक्निकली, कि देखिए हम क्या करते हैं ना, हम जो दृष्टियाँ देखते हैं, जैसे 7th हाउस की दृष्टि है, हम देख लें साहब, गुरु चंद्र को देख रहा है, बड़ा अच्छा है ना, गुरु मंगल को देख रहा है, बड़ा अच्छा है। और जब हम डिग्री वाइज जाते हैं तो पता चलता है कि वो तो देख ही नहीं रहा है, और जो 180 डिग्री का जो आस्पेक्ट है वो आस्पेक्ट कोई अच्छा तो है नहीं। यहाँ भी आप इस बच्ची का देखिए कि चंद्रमा को शनि और शनि को चंद्रमा देख रहा है, यदि हम 180 डिग्री का आस्पेक्ट है, लेकिन जब डिग्री वाइज जाती है ना तो वो आस्पेक्ट गायब हो जाता है, वो नहीं है आस्पेक्ट। समझ रहे हैं? तो मैं इसलिए मैंने आपसे कहा आप किसी भी टेक्निक पर काम करिए, आपको भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ उसके बेसिक्स लीजिए, प्लैनेट के बेसिक्स, राशि के बेसिक्स और उसके हाउस के बेसिक्स, आराम से आपको प्रोटेक्शन हो जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर देखिए कि वो जो प्लैनेट है वो मेलेफिक है या बेनेफिक है, नेचुरली मेलेफिक बेनेफिक है, अथवा फंक्शनली मतलब है या नहीं है, ये भी देख लीजिए, वो आपके काम की चीज़ है। और ट्राइन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ट्राइन जो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ट्राइन में आने वाले जो भी प्लैनेट है वो एक्टिवेट रहते हैं, वो अपने रिजल्ट देते हैं, और हम उसका कई बार जब कंसीडर नहीं करते तो हम बाद में सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन पहले ही से हम इसे कंसीडर करके चलेंगे तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि प्रेडिक्शन कहाँ से आया है, ये इवेंट जो फ्रैक्टिफिकेशन हुआ है जिस इवेंट का, वह क्यों हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम जल्दी मिलने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय बाबा की।